हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 76 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 77 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे और शैवाल में क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिका में होती है, जो कि पादपों के हरे भाग में मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादपों के हरे भाग में। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों की मेसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पादपों को हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो दोस्तों, बीज को अंकुरित होने के लिए पानी यानी कि या आर्द्रता या फिर नमी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ तापमान, वायु या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें पूछ रहा है कि किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्याप्त प्रकाश के बिना अंकुरित हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एक कठोर कृत्रिम प्लास्टिक है जो कि बहुलीकरण द्वारा तैयार होता है। ये गलत बात है। दूसरा है, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें सही कथन पूछ रहा था। और तीसरा है, यह अक्रिस्टलीय फास्फोरस का अपरूप है। तो ये भी गलत है। यह एक तलविहीन चट्टान है। ये भी गलत है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर होता है। क्या होता है? एबोनाइट जो है यह एक कृत्रिम रबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें से 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ATCH हार्मोन, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ACT और H। ACTH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि प्यूस ग्रंथि से स्रावित होता है, और यह एड्रेनलिन ग्लैंड यानी एड्रेनल ग्रंथि को स्टेरॉयड बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है और सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क का होता है। पश्च मस्तिष्क में ही मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इसको उड़ने में मदद कौन करता है? तो पक्षी का जो अग्रपद होता है, अग्रपाद होता है, वो पंख के रूप में बदल जाता है, जो उसको उड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर रहता कि उड़ने में मदद कौन करता है, तो अग्रपाद जो कि पंख के रूप में बदलता है वो करता है, और रोकता कौन, रोकने की प्रक्रिया क्या होती है? तो ब्रेलिंग होती है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन से है। किससे है? विषों के अध्ययन से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायरस का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और जबकि विष का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों, जब टरबाइन से या फिर डायनेमो से बिजली प्राप्त करते हैं,
तो विद्युत ऊर्जा के रूप में मैकेनिकल एनर्जी को परिवर्तित करते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनती है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग से यह यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक हो सकती है क्योंकि इसमें निकेल के साथ साथ कैडमियम और सीसा जैसी भारी धातु मौजूद रहता है। तो इस वजह से यह चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों चॉकलेट में कैफीन भी पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को डैमेज करता है और एसिडिटी जैसी समस्याओं को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकेल। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है। तो दोस्तों तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। सौरमंडल क्या होता है, तो दोस्तों सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं। आकाशगंगा क्या होता है, तो दोस्तों आकाशगंगा गैस, धूलकण और अरबों तारों साथ ही सौरमंडल के एक विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा है कि तारों के विभिन्न समूह को क्या कहते हैं, तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये अनंत क्यों होती है, तो दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता अनंत इसलिए होती है क्योंकि आदर्श स्थिति में जब वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच वास्तविक संभावित अंतर को मापता है तो वहाँ पे कोई भी विद्युत नहीं गुजर सकती है, जिसकी वजह से इसका प्रतिरोधकता अनंत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन संश्लेषित मधुरक है। दूसरा है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन, नियोप्रीन एक विशिष्ट रबर है। रेयन, रेयन रूपांतरित स्टार्च नहीं है दोस्तों। रेयन क्या है, तो यह अर्ध सिंथेटिक फाइबर है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये सुमेलित नहीं है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है यही पूछ रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेयन। अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया। ये न्यूटन के तृतीय लॉ नियम के अनुसार काम करता है, यानी कि हर क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसकी वजह से जब आप किसी चीज़ से मारते हैं तो आपको चोट का महसूस होता है। तो वो होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना होती है, जीवित रचना होती है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पे रॉबर्ट कोच की जगह रॉबर्ट हुक होता तो सही होता। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी कॉर्क के रूप में, जो कि 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। तीसरा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसमें से चौथा है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये भी नहीं है। इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो इसमें से सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ रॉबर्ट हुक होता तो सही होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है। तो दोस्तों सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में लाल फॉस्फेट होता है। माचिस की जो तीली में आप ऊपर का लाल रंग देखते हैं वो क्या होता है, तो वो लाल फॉस्फेट ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा गैस जो है वह उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम।
दोस्तों उत्कृष्ट गैस का उदाहरण हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन है, जिसको नोबेल गैस या फिर आदर्श गैस भी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज बनाया जाता है। तो दोस्तों कागज किससे बना होता है? तो यह पौधे के सेल्यूलोज से बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संघटक का सही मेल बताएं। एक तरफ मिश्र धातु दिया हुआ है, दूसरी तरफ संघटक यानी उस किस चीज से बना हुआ है, यानी उसका मिश्रण क्या है वो दिया हुआ है, और पूछ रहे सही मेल कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है पीतल। पीतल किससे बना होता है? तो दोस्तों पीतल बना होता है तांबा और जस्ता से, जिसमें तांबा 66% होता है और जस्ता जो है, टीन की जगह पे यहाँ पे जस्ता होगा, जस्ता होता है 34%। ठीक है, तो इससे बना होता है पीतल। डच मेटल, दोस्तों डच मेटल भी बना होता है तांबा और जस्ता से, तो ये सही है, जिसमें तांबा जो है वो 85% होता है और जस्ता 15% होता है। उसके बाद बात करते हैं कांसा। कांसा जो बना होता है दोस्तों वह बना होता है टीन से और तांबा से, इसमें जस्ता नहीं होगा, इसमें हो जाएगा टीन और तांबा। उसके बाद है सोल्डर। सोल्डर किससे बना होता है? तो इसमें बना होता है सीसा और टीन से, ना कि जस्ता से। तो ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? उसमें सही है डच मेटल, जो कि तांबा और जस्ता से बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? तो दोस्तों विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी यह 1929 ईस्वी में आई थी और यह लगभग 1939-40 तक चली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929। दोस्तों ये शुरू हुआ था यूएसए में शेयर बाजार के तेज गिरावट के आने के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन का वास्तविक आकलन किया जा सकता है? तो वह प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो कुछ क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र लेते हैं उस क्षेत्र का कुल आय कितना है और उसका कुल जनसंख्या कितना है, इसको डिवाइड करके प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं और इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, आय तथा उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? तो दोस्तों आय और उपभोक्ता में प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि अगर आय बढ़ेगा तो उपभोक्ता भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोक्ता भी घटेगा। तो इस प्रकार से आय और उपभोक्ता में प्रत्यक्ष संबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो दोस्तों यह पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, जिसमें ज्वालामुखी, नदियों का अपरदन, प्लेट टेक्टोनिक, अपक्षय, कटाव, ये सारे कारणों की वजह से पर्वत, घाटी, पठार और मैदान के क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, देश में किन 3 वर्षों की अवधि के दौरान योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों योजना अवकाश के रूप में 1966 से 69 ईस्वी को मनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के वजह से यह योजना अवकाश लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एजोस्पिरिलम, जो कि एक जैव उर्वरक है। यूरिया क्या है दोस्तों? यूरिया नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से कौन से प्रदेश में वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, लेकिन हल्की फुल्की आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक किसमें होती है? तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य यह कर्नाटक में स्थित है और यह बिल्कुल सही है। दूसरा है
सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है अन्नामलई अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है, अन्नामलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उसके बाद है पेरियार अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है, यहाँ आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछ भी रहा था कि कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेरियार कहाँ स्थित है, तो यह केरल में पेरियार नदी के आसपास स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है जो कि सतलज नदी के ऊपर निर्मित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों शून्य मील केंद्र के नाम से नागपुर को जाना जाता है। महाराष्ट्र का शहर है नागपुर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसको शून्य मील केंद्र क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों क्योंकि यह भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु है जहां से प्रमुख शहरों की दूरी को मापा जाता है, इसीलिए इसको मतलब नागपुर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है झूम कृषि किससे संबंधित है, तो दोस्तों झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। किससे, स्थानांतरण कृषि से। इसमें क्या होता है, तो इसमें वनों को काटकर उसको जला दिया जाता है और फिर वहाँ पे जो जुताई करके उसके राख को छिड़क कर खेती युक्त उस जगह की भूमि को बनाया जाता है। जब ऐसे करते करते वहाँ पे 2-3-4 साल के बाद उपज फिर से नहीं होने लगती है, तो वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और फिर से वही प्रोसेस के साथ अपनी खेती को शुरू करते हैं। तो ऐसे खेती को झूम कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि कहते हैं, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालतोरो हिमनद स्थित है, तो दोस्तों बालतोरो हिमनद यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है जो कि पाकिस्तान के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में सिगार जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह। दोस्तों यह सिखों की सर्वोच्च सीट होती है। इस तख्त पर बैठने वाले जैतेदार यानी कि जो भी सिख के सर्वोच्च प्रवर्तक होते हैं वो इस सीट पर बैठते हैं, जिसमें अगर कुछ कह दिया सिख धर्म से संबंधित जो भी सांस्कृतिक है या फिर राजनीतिक है, अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो जो भी सिख धर्म के मानने वाले हैं, सिख धर्म के हैं, वो उनकी बातों को मानते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय में स्थापित किया गया था, तो दोस्तों महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ की स्थापना गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने महरौली के लौह स्तंभ की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों महरौली लौह स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो दोस्तों कर्म का सिद्धांत यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीमांसा। मीमांसा में दो मीमांसा, एक पूर्व मीमांसा, दूसरा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे वादरायण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। और वेदांत की बात करें तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है यह लिखा किसके द्वारा गया था, तो यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, तो दोस्तों वह सुल्तान कौन थे, तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खलीफा के पद को मानने से मना कर दिया।
खलीफा के अधिकार को नहीं माना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन खुद को खलीफा किसने घोषित किया था? तो दोस्तों खुद को खलीफा घोषित करने वाले थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। तो इन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। खलीफा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों खलीफा का मतलब होता है प्रतिनिधि या फिर उत्तराधिकारी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु से। अलवार संत थे कौन? तो यह तमिल कवि के संत थे जो कि विष्णु के उपासक थे, और नयनार थे वो शिव के उपासक थे, ठीक है। तो इसमें अलवार संत पूछा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों जन गण मन जनवरी 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। और यह कब से मतलब किस में प्रकाशित हुआ था? तो यह तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था? तो दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन तामलुक में किया गया था। कहाँ पे? तामलुक में 17 दिसंबर 1942 ईस्वी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये तामलुक स्थित कहाँ है? तो दोस्तों तामलुक वेस्ट बंगाल के पूर्व मिदनापुर नामक जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो दोस्तों लीडर समाचार पत्र एक अंग्रेजी अखबार था जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने द लीडर नामक समाचार पत्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1910 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, इनका प्रकाशन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया है तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषक के द्वारा। दोस्तों इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो कोई फैसला दे दिया, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट को सही नहीं लग रहा है, तो वह हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द करके उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मंगवा सकते हैं। और यह किसके द्वारा होता है? तो यह आर्टिकल नंबर 32 में निहित उत्प्रेषण के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 32 में जो है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है और इसमें 5 प्रकार के रीट होते हैं, जिसमें प्रतिषेध, परमादेशबंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि किसी भी फैसले को बदलकर उसको रद्द कर सकते हैं और अपनी जगह बुलवा लेते हैं, तो ये उत्प्रेषण के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करें हाई कोर्ट, तो दोस्तों हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के तहत ये 5 प्रकार की रीट को जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। पहला है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा को है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है, ये भी सही है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होती है। तीसरा है, धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और चौथा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 555 है, ये गलत है। यहाँ 555 नहीं 552 सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं था। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदार सुनिश्चित की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 43 के ए के अंतर्गत निहित है। इसमें कहा क्या गया है? तो इसमें कहा गया है कि श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना।
अनुच्छेद 38 की बात करें तो दोस्तों इसमें राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 39 के ए में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त में कानूनी सहायता देना है। तो ये अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 के ए। अगला प्रश्न है, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में निहित है, तो यह आर्टिकल 60 में निहित है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि। तो दोस्तों संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसा बनाया जाएगा और उसमें कौन सी शक्तियाँ जो है वो प्राप्त होगी, किसको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और उसे स्वीकृति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इसमें से कौन सा असत्य है ये पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला, अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुजरात पर अधिकार किया गया था। दूसरा है, कावे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। तो ये भी सही है, कावे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। तीसरा है, इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों समुद्र यहाँ कर नहीं, समुद्र पर, तो समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। चौथा है, इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है दोस्तों, मिर्जाओं ने अकबर का साथ नहीं दिया था। इसमें मिर्जाओं के हमले के डर से टोडरमल ने अकबर का साथ दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदार हो। तो ये था। दूसरा है, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज्य संस्थानों के पास कराधान का अनिवार्य शक्ति हो। ये भी था। तीसरा है, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये गलत है दोस्तों। अशोक मेहता समिति में कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। तो ये गलत है, और इसमें कौन सा नहीं था यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है, पंचायती राज्य संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये भी था, पंचायती राज्यों के संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दी जाने की बात कही गई थी। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था। तो दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सांसदों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मोर्लो मिंटो सुधार में मिला था, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अंतर्गत और भी क्या कहा गया था। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो कि परिषद में प्रश्न पूछने के साथ बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने का भी प्रावधान किया गया था। साथ ही दोस्तों मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिकता को भी वैध बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित है करगम और कबलतम। ठीक है, अगला प्रश्न है पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है और इसे दोस्तों श्री राम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। पोचमपाद परियोजना किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।